उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बजट 2026 को विकास और समावेशी नीति पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने बजट तैयार करते समय समाज के हर तबके की जरूरतों को ध्यान में रखा है, चाहे किसान हों, गरीब परिवार हों, युवा हों या अनुसूचित जातियों से जुड़े लोग, सभी के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के बॉर्डर वाले इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में योजनाएं बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। धामी ने विश्वास जताया कि इस बजट से राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। देखिए, इस बजट में हमने पूरी तरह से राज्य के समावेशी विकास को केंद्रित किया है और हर वर्ग, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, युवा हो, हमारे अनुसूचित वर्ग हों, सीमांत क्षेत्र हों, सभी के विकास का इसमें प्रावधान किया है। और हर सेक्टर में, सेक्टर वाइज हर सेक्टर अच्छा काम करे, सीमांत क्षेत्रों का विकास हो, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ मिले, राज्य हमारा तेज गति से आगे बढ़े, नवाचार के जो कार्यक्रम हैं वो भी आगे बढ़ें, नई योजनाएं भी बढ़ें, नए प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, पुराने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे हों और समयबद्ध तरीके से कैपिटल जो पूंजीगत व्यय है उसमें कहीं कोई कमी न हो, उस सभी का प्रावधान करके और ये दशक उत्तराखंड का दशक हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विजन में है उसको बनाने के लिए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। बीजेपी सांसद मनोज टिग्गा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी को भारत के संविधान और डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा नहीं है। मनोज टिग्गा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव से जुड़े सभी फैसले इसी संस्था के तहत लिए जाते हैं। उनके अनुसार यह प्रक्रिया केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लागू होती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 12 राज्यों में इसी तरह की चुनावी प्रक्रिया चल रही है और ये पूरी तरह से संवैधानिक ढांचे के तहत की जा रही है। बीजेपी सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं की भूमिका का सम्मान करना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्र संस्थाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। मनोज टिग्गा ने कहा कि चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। मेरे ख्याल से शायद ममता बनर्जी को भारत की संविधान और गणतांत्रिक जो सिस्टम है उस पर विश्वास नहीं है। ये ज्ञात होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक संस्था है जिसके तहत ये जो काम हो रहा है केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के साथ और 12 राज्य में हो रहा है और पश्चिम बंगाल में ये पहली बार एसआईआर हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक टीचर हूँ, मैं भी एसआईआर का काम 2002 में किया था, तो इससे पहले भी एसआईआर हुआ था। लेकिन इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर जाए उसको काले झंडे दिखाना या फिर उसके विरुद्ध में गो पे किस तरह का नारे लगाना, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। ये अगणतांत्रिक है, ये डेमोक्रेटिक, ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि शायर में क्या कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो मृत वोटर है उनका नाम कटेगा और जिनका नाम 2 जगह है उसका नाम कटेगा। और मान लीजिए कोई वोटर्स 15-20 साल से उस बूथ से चले गए, उनका किसी भी प्रकार का कोई उस बूथ से लेना देना नहीं, इस प्रकार के वोटर का नाम वहां पर कटेगा, किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा। लेकिन ममता बनर्जी जो है वह घुसपैठियों का नाम जो वोटर लिस्ट में रखना चाहती है, इसलिए कभी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर उपस्थित हो जाती है, कभी धर्मतला में धरना करती है, कभी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा वहां पर काले झंडा। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो गणतांत्रिक पद्धति है उसी हिसाब से काम होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी हिसाब से काम कर रही है। मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माजी ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव के हनुमान मंदिर जाने को लेकर सोशल मीडिया पर हुई चर्चा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में खेलों को धर्म और राजनीति से दूर रखना बेहद जरूरी है। महुआ माजी ने कहा कि हमारे देश में चुनाव के समय अक्सर धर्म को लेकर राजनीति होती है और कभी कभी खेलों से जुड़े मामलों में भी इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसा मंच है जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ आते हैं। खिलाड़ी मैदान पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और दर्शक भी अलग अलग समुदायों से आते हैं। महुआ माजी के अनुसार इस तरह के मामलों में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत ना हों। उन्होंने कहा कि भारत में लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे सभी जगह जाते हैं और ये देश की विविधता का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि खेलों को राष्ट्रीय एकता और आपसी सम्मान का प्रतीक बनाकर रखना चाहिए। देखिए, ये तो हमारे देश का आप देख ही रहे हैं कि धर्म को लेकर राजनीति चुनाव के समय में भी होती है, खेल में भी होती है। तो मुझे लगता है कि जब खेल में सभी जाति धर्म के लोग शामिल रहते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो दर्शक हों, तो ऐसे में किसी के सेंटिमेंट को आघात ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। तो इसमें चूँकि हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे सब तरह के लोग सब जगह जाते हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि ठीक है, हम सब जगह एक बार अगर चाहेंगे वो लोग तो उनके यहाँ भी जाएंगे। इस तरह से बोल के उसको शांत कर देना चाहिए, क्योंकि अभी का समय जो है वो देश के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है ये, और ऐसे समय में इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न तो कांग्रेस और न ही तृणमूल कांग्रेस को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल गई थीं, लेकिन राज्य सरकार ने अंतिम समय में कार्यक्रम की जगह बदल दी। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। उनके अनुसार लोकतंत्र में राष्ट्रपति जैसे पद का सम्मान किया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि कुछ राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करते। सैनी ने कहा कि देश की जनता ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, क्योंकि ना तो कांग्रेस का और ना तृणमूल कांग्रेस का हमारी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अभी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसे लोगों के बीच में जो आदिवासी समाज है, उस समाज के बीच में वो यहाँ पर आई थी और किस प्रकार से ऐन समय के ऊपर कार्यक्रम को बदलने का काम यहाँ की सरकार ने किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये लोग तो लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं। आज जैसा मैंने कहा भी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, आज युवाओं को रोजगार नहीं है, उद्योग पलायन कर रहा है और किसान दुखी है, गरीब को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर बंगाल ने ये निर्णय किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बंगाल बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ शांतिपूर्ण चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। सुधाकर सिंह ने कहा कि कई देशों में चुनाव होते हैं, लेकिन वहां लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रूस और चीन जैसे देशों में भी चुनाव होते हैं, जहां चुनाव प्रक्रिया पर अक्सर निगरानी और नियंत्रण की चर्चा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देशों में चुनाव के दौरान सेना की मौजूदगी रहती है और कई बार ये आरोप लगते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तो होते हैं, लेकिन निष्पक्ष नहीं होते। आरजेडी सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव का असली मतलब ये होना चाहिए कि हर मतदाता बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सके। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। उनके अनुसार चुनाव आयोग और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। ज्ञानेश कुमार जी एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव शांतिपूर्वक होने से ज़्यादा जरूरी है निष्पक्ष होना। चुनाव तो रूस में भी होता है, चुनाव तो चीन में भी होता है जहां आर्मी के पहरे में, चुनाव तो पाकिस्तान में भी होता है जहां पूरी आर्मी की पहरे में शांतिपूर्वक बूथ लूट लिए जाते हैं। तो ये ज्ञानेश कुमार जी जो जिस शांतिपूर्वक चुनाव की बात कर रहे हैं, वो बूथ लूट की बात कर रहे हैं कि पुलिस के और प्रशासन के नेतृत्व में ऐसे लोगों को लगा करके कि लोगों का मत का अपहरण कर लिया जाए। सबसे पहले अपहरण मत का ये है कि वोटर लिस्ट में नाम, जांच के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम गायब कर देना, बचे हुए लोगों को बूथ तक
न पहुंच पाए, इसके लिए पूरे प्रशासन का दुरुपयोग करना। एक नई परंपरा ज्ञानेश कुमार जी भारत के भीतर निर्वाचन आयुक्त के रूप में कर रहे हैं, यह बहुत चिंताजनक बात है। और आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी गए हुए SIR से संबंधित मसले सरकार लटका के रखी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हमेशा नए एफिडेविट और फॉल्स एफिडेविट के जरिए पिछले 1 साल से बिहार के ही समय शुरू हुआ था SIR पर, आज तक फैसला नहीं हो पाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा विपक्ष का नेता शायद ही कभी देखा गया हो जिसके पास स्पष्ट विजन न हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट राय रखे और सदन को जानकारी दे। उनके अनुसार अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उस पर चर्चा और वोटिंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन पर बाद में चर्चा से बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद में बहस और संवाद लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है और विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ये क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा LOP तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप LOP हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने गल्फ देशों में चल रहे युद्ध और उसके संभावित असर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। संजय सरावगी ने कहा कि इसके बावजूद भारत में फिलहाल गैस या ईंधन की कमी जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गल्फ क्षेत्र में संघर्ष शुरू हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन देश में सामान्य स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेता ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है और भारत सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उनके अनुसार सरकार की नीतियों के कारण देश में ईंधन आपूर्ति पर कोई बड़ा संकट नहीं आया है। खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है और भारत तेल का बड़ी मात्रा में आयात करता है। उसके बाद भी मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज 10 दिन लगभग खाड़ी युद्ध के हो गए, उसके बाद भी आप गैस किल्लत की बात कर रहे हैं। बेंगलोर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नहीं तो इतना गैस किल्लत हो जाए तेल का, गैस का, और तब जो है रेट पर भी सरकार ने कंट्रोल रखा हुआ है। ये निश्चित रूप से देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर जो कंट्रोल है सरकार का, जिसके कारण जो है बिहार में तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। बिहार में तो आराम से गैस भी मिल रहा है और होटल में भी गैस मिल रहा है। इसलिए बेंगलोर की बात कर रहे हैं तो बेंगलोर के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन यह स्वाभाविक भी है। 10 दिन से इतना बड़ा खाड़ी युद्ध चल रहा है, पोत बंद है, उसके बाद भी उपलब्धता तो बिहार में हो रही है। जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की पहलों को गंभीरता से देख रही है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि हाल के समय में कई वैश्विक मंचों पर भारत ने महत्वपूर्ण पहल की है जिसमें विभिन्न देशों के नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के कई देश भारत को एक ऐसे नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं जो विकासशील और विकसित देशों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता रखता है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि भारत की कूटनीतिक पहलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संभावनाएं पैदा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की राजनीति में कुछ लोग इन पहलों का विरोध करते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। ऐसे वैचारिक अधोपतन को हम क्या कहेंगे? जब
पूरी दुनिया भारत के एक महत्वपूर्ण आयोजन का गवाह बन रही थी। दुनिया के एक बड़े एआई क्षेत्र के उत्पादक और राष्ट्र इस आयोजन में शामिल थे और ग्लोबल साउथ, जिसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि जो भी विकासशील और गरीब मुल्क हैं, भारत उनके अगुआ के तौर पर उभर रहा है। और वैसे में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया और इसका समर्थन करना, ये राहुल जी के लिए निसंदेह ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। उनके लिए कठिनाइयां बढ़ रही हैं। लोगों को उनके जबरन थोपे गए फैसलों की वजह से कांग्रेस की दुर्गति अब दिख रही है और आने वाला समय राहुल जी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब भारतीय टीम जीतती है तो पूरा देश खुशी मनाता है। कीर्ति आजाद ने कहा कि भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है और टीम की जीत पर सभी धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ जश्न मनाते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जैसे खेल में खिलाड़ी किसी धर्म या जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि मैदान पर खिलाड़ी का लक्ष्य केवल टीम को जीत दिलाना होता है और वो अपने देश के लिए खेलता है। उन्होंने कहा कि खेल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। 140 करोड़ से ज़्यादा जनता उत्साहित थी जब भारतीय टीम जीती। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। मैं खेल को खेला, मैं अपने देश के लिए खेलता था। खेल और खिलाड़ी न किसी धर्म का होता है, न किसी मजहब का होता है, न किसी जात का होता है, वो अपनी टीम का होता है। और हमारे खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को, हिंदुस्तान को, या अंग्रेजी में बोले तो इंडिया को जिताया है। उसमें सभी लोग थे। जब हम वर्ल्ड कप 83 में जीते तो उसमें हिंदुओं में हम थे, मुस्लिम में किरमानी थे, सिख में बलिंदर सांधू थे, ईसाई में रॉजर बिनी थे। यहाँ हमारे पास टीम में संजू सैमसंग हैं, वो है खिलाड़ी के रूप में खेल रहे थे, क्रिश्चियन के रूप में नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने रन बनाए तो भारतीय टीम के लिए बनाए थे, किसी धर्म के लिए नहीं बनाया था। और धर्म तो धारण किया जाता है, वह कोई मजहब नहीं है। तो ऐसे में एक खिलाड़ी होने के नाते जो जीती है वो भारतीय टीम जीती है। भारत के लोग के लिए गर्व की बात है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।